नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप सजीव फोन इन प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम लाइव रहने वाले हैं। तो सबसे पहले फोन लाइंस बता देते हैं आपको, डिस्प्ले भी होंगी 0755 भोपाल का कोड 2660049। इसके अलावा 1800233040 ये टोल फ्री नंबर है, यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का दिन बहुत सारे अच्छे अच्छे दिवस को लेकर आया। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ उस इडियट बॉक्स के बारे में, जिसे बुद्धू बक्सा जरूर कहा जाता है, लेकिन मनोरंजन का बेहतरीन साधन, और शायद उसे बुद्धू बक्सा कहा जाना उसके साथ थोड़ा सा अन्याय होगा, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का भी ज्ञानवर्धन भी करता है और मनोरंजन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपडेट भी करता है। तो कैसी रही थी टेलीविज़न की यात्रा, हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हम बहुत पुराने, हम तस्वीरों में देख सकते हैं एंटीना का दौर अगर याद करें, वो दौर याद करें जब शटर वाला टीवी आता था और अलग अलग कंपनियों के टीवी आया करते थे। मतलब बस लब्बो लुआब ये है कि वो भी क्या दिन थे जब एक साथ बैठकर लोग टीवी देखते थे। फिर चाहे रामायण की शुरुआत हो, हम लोग की शुरुआत हो, और टीवी की पूजा करना ये एक परंपरा सी हो गई थी। तो आज अगर तारीख है 21 नवंबर, तो बता दें कि वर्ल्ड टेलीविज़न डे यानी विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ कुछ और बातें हम कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसके पहले हम एक और चर्चा कर लेते हैं एक और विषय पर। डाक टिकट जारी, अंतर्देशीय पत्र की बात करूं, पोस्ट कार्ड की बात करूं, तो आप सभी को अच्छी तरह याद होगा, या मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे के अगर हम दौर में चलें तो कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने मम्मियों के साथ बैठकर पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियां लिखी होंगी। बड़ों को चरण स्पर्श लिखा होगा और छोटों को प्यार लिखा होगा। जी हाँ, देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपना पहला डाक टिकट जारी किया, जिसकी कीमत 3.5 आने उस समय तय की गई थी। और जय हिंद के नाम से जारी इस डाक टिकट पर बीचों बीच लहराते हुए तिरंगे की एक तस्वीर बनी थी, जबकि बाईं ओर अंग्रेजी में इसकी कीमत यानी 3.5 आने लिखा हुआ था। तिरंगे के ठीक नीचे इंडिया लिखा था और तिरंगे के बगल में 15 अगस्त 1947 अंकित था। ये डाक टिकट कहने को नीले रंग का एक कागज छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन दरअसल ये इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्र भारत का पहला हस्ताक्षर था, जो सारी दुनिया के सामने भारत की विजय का जय घोष कर रहा था। चलिए अब तिथि, विचार और इतिहास, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये तारीख और भी कई मायनों में दर्ज है। तो सबसे पहले तिथि बताती हूँ आपको। तो तिथि कह रही है विक्रम संवत 2080, कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी, 21 नवंबर 2023 आज का दिन और साल। और अगर हम मंगलवार की बात करें तो आज है मंगलवार। आप सभी का दिन मंगलमय हो, दूरदर्शन परिवार यही कामना करता है। जिन सभी के लिए आज का दिन खास है, उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए अब एक विचार पूरा दिन बदल देगा, तो बताते हैं आज का शुभ विचार क्या कहता है। तो आज का विचार कुछ इस तरह है: अहंकार मनुष्य की प्रतिभा और कुशलता को उसी तरह से नष्ट करता है जैसे एक दीमक किसी लकड़ी को। एक आम बोलचाल में ये जब भी इस तरह के अहंकार या गर्व की बात की जाती है या घमंड की बात की जाती है, गर्व तो शायद पॉजिटिव वर्ड है, तो कहा जाता ना कि जब घमंड रावण का नहीं रहा तो इंसान का कैसे रह सकता है। बिल्कुल, जितने ज़्यादा ज़मीन पे पैर जुड़े रहेंगे शायद हम उतनी ही ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। अब इसी के साथ इतिहास में 21 नवंबर और किन तरह से खास है वो भी हम आपको बताते हैं। 1877 की बात से शुरू करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की हम बात करेंगे। उन्होंने विश्व के सामने अपना पहला फोनोग्राफ पेश किया। 1947 आज़ादी के बाद, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। 1956 एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई थी। 1963 21 नवंबर को ही केरल के तुम्बा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। 1963 भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया था। अब इसी के साथ कुछ जन्म दिवस की भी बात कर लेते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज ने जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया था, उनमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब की। भारतीय वैज्ञानिक है और हम तस्वीरों में भी बताएंगे। देखिए ये चेहरा कौन भूल सकता है। उन्हीं के साथ प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट साहब की बात करेंगे। तो
इसी के साथ 1931 की हम बात कर लेते हैं। ज्ञान रंजन साहब, आज ही के दिन हिंदी के प्रमुख यशस्वी कथाकार जो हैं उनका भी जन्म हुआ। और 1941 को जन्म हुआ था गुजरात की पहली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जी का। और अब विशेषज्ञ पर बढ़ते हैं। तो विषय, जैसा कि आज हम टेलीविजन दिवस की बात कर रहे हैं, विश्व टेलीविजन दिवस, तो अब इसी के साथ हम बात कर लेंगे डाक टिकट के सफ़र के बारे में। तो इन्हीं दोनों विषय पर बात करने के लिए हमारे अतिथि हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं नज़ीर साहब का। वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और इनकी कई सारी विधाएं हम बीच बीच में बात करते जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं। और हम आज विशेष रूप से सर के साथ चर्चा करेंगे टेलीविजन दिवस पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इन्हीं के साथ हम स्वागत करते हैं डाक टिकट के सफ़र पर चर्चा करने के लिए। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, हमने बुलाया है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल भोपाल, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज पवन कुमार डालमिया जी। और इनके स्वागत करने के साथ ही हम बता दें आपको कि और बहुत सारी उपलब्धियां हैं सर की। ये केरल से संबंध तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़े तो इनकी इतनी खूबसूरत हिंदी हो चुकी है जो चर्चा के दौरान पता चलेगा। उड़ीसा के रहने वाले पवन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। पहला सवाल तो मैं यही रख लेती हूँ आपसे कि यहाँ मध्य प्रदेश कैसे आना हो गया? मध्य प्रदेश से पहले मैं नागपुर में पोस्टेड था। तो मुझे किसी ने बोला कि मध्य प्रदेश बहुत सुंदर शहर है और बहुत अच्छा वहाँ पे कार्यशैली है। तो मैंने फिर मध्य प्रदेश से अप्लाई किया भोपाल, और मुझे लकीली मिल भी गया। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी हिंदी यहाँ आके बहुत अच्छी हो गई। नज़ीर सर, अब हम टीवी इडियट बॉक्स की बात कर लेते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि उसे इडियट बॉक्स क्यों कहा गया। ये बिल्कुल अजीब सी बात है, जबकि अगर हम टेलीविज़न की बात करें, हिंदुस्तान के, अपने देश की बात करें, तो इसने क्रांति लाई है। दूरदर्शन ने जो मनोरंजन था, जो सूचना थी, जिसके लिए हमें भटकना पड़ता था, मनोरंजन के लिए बाहर जाना पड़ता था, उसको घर के अंदर कौन लेकर आया? दूरदर्शन। हम घर बैठे दुनिया भर की खबरें देख पाए, हम घर बैठे मनोरंजन, एक से एक सीरियल देख पाए, एक से एक प्रोग्राम्स देख पाए। तो इडियट बॉक्स क्यों कहा गया, यही नहीं समझ में आया। दूसरी चीज़, इसने शिक्षा के अंदर भी कुछ शैक्षणिक प्रोग्राम, बिल्कुल शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे तो शैक्षणिक प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ करते थे, और शिक्षा को भी घर के अंदर पहुंचाया। तो ये जो बाजारवाद की शुरुआत जब से हुई है, तभी से इसी तरह के चीज़ों के नामकरण या उनसे दूरी बनाने की कोशिश की गई है बाजार वालों के द्वारा। तो ये शायद उसी का हिस्सा होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम दोनों ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं सर। अगर आप ध्यान दें तो जितना पुराना, अगर दूरदर्शन, हम टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा पिछले उसमें चलेंगे हम दौर में, तो डाक टिकट की भी बात कर रहे हैं हम बराबर से। वो जो समय था पवन सर, जब मैंने चर्चा भी करी थी हमारे दर्शकों के साथ कि अंतर्देशीय वाला, क्योंकि मैंने खुद लिखी है, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार, मैंने भी लिखा है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। किस तरह पोस्ट ऑफिस में लगने वाली वो भीड़, वो चिट्ठियाँ, वो डाक पोस्टमैन का इंतज़ार करना, वो दौर, वो अब ऐसा लगता है कि भूले बिसरे गीत जैसे हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, अब जैसे व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, एक्स का ज़माना है, तो लोगों ने जो पर्सनल मेल से वो काफ़ी कम कर दिया है। अब हम फ़ोन में ही बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप में ही चैट कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी के आने के बाद एक जो है ऑनलाइन कॉमर्स, ई कॉमर्स पोर्टल्स की जब बात करते हैं, ये अब काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से पोस्ट विभाग जो है आज बदलते भारत के साथ पोस्ट विभाग भी काफ़ी बदल रहा है। हमने बहुत सारी नई वित्तीय सेवाएं लेकर आई है, हमने एक नया बैंक भी लेकर आया, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। उसके साथ साथ हमारा जो पार्सल का बिजनेस है, आज के दिन में पार्सल बहुत हैवी रेट पे ग्रो कर रहा है। आज हम देखिए इंदौर में, यहाँ पे हमने अमेज़न को एक अलग सी जगह बना के दिया है, जहाँ पे कि वो पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी पार्सल्स आ रहे हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो अब पोस्टमैन से लोग जो है पार्सल्स पे कनेक्ट हो रहे हैं। पर्सनल चिट्ठिया के लिए नहीं हो रहे हैं, लेकिन पार्सल्स पे जरूर कनेक्ट हो रहे हैं। और वो पार्सल या बहन को, अपने भाई को राखी भेजना है, तो वो भी पोस्टल के थ्रू भेज रही है। तो आज भी वो पर्सनल कनेक्ट तो बना हुआ है। बिल्कुल, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जैसे दूरदर्शन की जगह कोई नहीं लेता। नज़ीर सर जी। दूरदर्शन की और भी चीज़ों पे अगर हम बात करें, तो बिल्कुल शुरुआती दौर जो था हमारा, तब ये कैमरास नहीं हुआ करते थे और 16 पे शूट किया जाता था। 16 पे शूट करके उसको कन्वर्ट करते थे,
फिर सिग्नल्स भेज के टेलीकास्ट होता था। हाँ। मैंने खुद पहली एक्टिंग जो है वो एक सीरियल में जो की थी वो 16 mm पे की थी। अच्छा। और इसको जो बुद्धू बाग की बात की, मैं उसी से रिलेट करके चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा हाँ। कि दूरदर्शन ने किस तरह से जो है, पहली बात मैं ये करूं कि एक वक्त था जब सभ्य समाज की महिलाएं फिल्मों में नहीं जाती थी। हाँ। बड़ी बड़ी हीरोइंस हुई, लेकिन बड़े घर के लोग वहाँ जाने से कतराया करते थे। हाँ। और जैसे ही दूरदर्शन शुरू हुआ, तो अगर हम अपने शहर भोपाल की बात करें तो नवाबी ख़ानदान की महिला जो एक सबसे अच्छी एंकरों में से, न्यूज़ एंकरों में से एक मानी जाती है, सलमा सुल्तान सलमा दूरदर्शन सुल्ताना पर। जी। हाँ हाँ हाँ। नजीब जंग जैसे रीडर न्यूज़ दूरदर्शन की। रीडर, हाँ। नजीब जंग जो कि सीनियर IAS ऑफिसर थे, वो न्यूज़ पढ़ा करते थे। तो ये आवाज़ों की बात अगर मैं करूं तो शम्मी शम्मी नारंग नारंग साहब। जैसी आवाज़ जो दुनिया के अंदर है, ये चीज़ें थी। हाँ। फिर इसके बाद अगर हम आगे आएँ हाँ। तो लीजेंड्स, जो फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंड्स थे, हम्म। भारत एक खोज बनाने को दिया जाता है किसको? श्याम बेनेगल को, बिल्कुल सही। है ना? हाँ। फिर इसी तरह से ग्रेट मराठा, हाँ। ग्रेट मराठा या टीपू सुल्तान की बात करें तो संजय खान जैसे शोमैन को दिया गया, बिल्कुल सही। है ना? हाँ। और जब गालिब जैसे पोइट पे सीरियल बनाने की बात आई तो गुलजार जैसे बड़े शायर को दिया मिर्जा गया। गालिब। तो ये हमारी इस विधा कह लें, इस माध्यम की कह लें, उसकी ताकत थी। हाँ। कि जब BR चोपड़ा जैसे लोग महाभारत बनाए तो शहर की सड़कों के ऊपर कर्फ्यू लग जाता था, या रामानंद सागर ने रामायण बनाई तो उस टाइम टीवी पहुंचा नहीं था लोगों के घर में, दूसरों के घरों में जाकर बैठते थे लेकिन टीवी देखते थे। ये ताकत है विधा की। सड़कें सुनसान हो जाती थी सीरियसली। और जब सब एक साथ बैठकर देखते थे तो मतलब ये मोबाइल तो मुझे लगता है ये एक तो थे ही नहीं, और शायद अब आ जाने के पीछे हम जितना आधुनिक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें छूटती जा रही हैं और शायद यादें बनने वाला अब समय ख़त्म सा होता चला जा रहा है, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कह रहा हूँ कि देखिए क्या है, जो आपने खुद अपनी बात में कहा कि कितनी चीज़ें बदल जाएं, कुछ चीज़ें बदलती नहीं है। आज भी मैं रेडियो से भी जुड़ा रहा काफ़ी लंबे टाइम तक, 1975 से कैजुअल अनाउंसर रहा, न्यूज़ रीडिंग भी की। तो आज भी ऑथेंटिसिटी की जब बात आती है ना, विश्वसनीयता जिसे कहते हैं, तो आकाशवाणी के समाचार सुनने की कोशिश करता है आदमी। इसी तरह से दूरदर्शन ने भी अपनी एक जो पेठ बनाई है, गांव के अंदर जो पहुंचे हैं, बिल्कुल सही। लोगों का कहना भले हो कम हो गया है, लेकिन कोई माध्यम एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकता। थोड़ी सी चीज़ें डाइवर्सिफाई करनी पड़ती हैं, जैसे साहब अभी बता रहे थे कि हमने नई नई योजनाएं या नई नई स्कीम शुरू की हैं और उसके चलते पोस्टल को दूसरे तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। उसी तरह से ये है कि पहले जब हमारा दूरदर्शन की शुरुआत हुई, उस वक्त क्या था, दूरदर्शन का अपना स्टाफ नहीं था, ज़्यादातर लोग रेडियो से आए थे। और प्रोग्राम ज़्यादातर क्या होता था, म्यूज़िक का प्रोग्राम भी करना है अगर, तो उन्हें वो उसको स्टूडियो के अंदर एक वृंदगान के रूप में शूट, स्टेटिक उससे शूट कर लेते। अब धीरे धीरे वो चीज़ें बदली कि वो आप गीत अगर करना है तो गीत को आप बाहर से शूट करके ला रहे हो उसको, तो कंपटीशन में रहने के लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना होती हैं चीज़ें, और दूरदर्शन भी मेरे ख्याल से करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहे रेडियो का आपने जिक्र किया तो बिना का गीत माला को मैं याद कर लूं, या फिर दूरदर्शन का चित्रहार जो अभी भी आता है सर। बिल्कुल, समय बदल जाता है, दिन बदल जाता है, लेकिन चित्रहार नहीं बदला। आज भी अगर कुछ, जो मैं भूले बिसरे गीत की बात कर रही थी, तो ऐसे ही गीत हमें दूरदर्शन में ही सुनाई देते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है। रंगोली प्रोग्राम आता था। और नज़ीर सर, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चली जाऊँ ना, तो मेरे सुबह की शुरुआत संडे को रंगोली के साथ ही होती थी। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो, अगर मैं बात करूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ों से शायद उनकी शुरुआत होती थी। जैसे 8:30 बजे के आसपास ही, हम 9 बजे से रामायण आना है तो 8:30 बजे सब टीवी में सारे काम आप बंद कर दो, या 8 के पहले पूरे काम निपटा दो। एक और चीज़ इसके साथ जुड़े कि इस वक्त हिंदुस्तान का सुपरस्टार हम शाहरुख खान को कह सकते हैं। वो किसकी देन है? फौजी की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? जी फौजी और सर्कस में, मतलब मेरी माँ जो थी वो उस टाइम पे फौजी देख के कहती थी ये लड़का एक दिन बहुत तरक्की करेगा। और वो आज किस मुकाम पे है, वो भी दूरदर्शन की देन है ना।
तो ये माध्यम इसने जो प्रोड्यूस किया, एक और बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज इससे सर जुड़ी। अगर हम शुरुआत करें सीरियल की, तो हम लोग से क्या हमने पदार्पण पह- किया था पहला दूरदर्शन सीरियल, में? डेफिनेटली पहला सीरियल वही हम लोग था। हम लोग था पहला सीरियल। बिल्कुल, तब से लेकर अगर हम कुछ तस्वीरें भी बता रहे हैं, हम लोग से लेकर मतलब कितना लंबा समय तय कर लिया दूरदर्शन ने। टेक्नोलॉजी भी अब हाई हो गई दूरदर्शन में भी, वो शटर वाली, हम ये जो विजुअल्स देख देख के भी बहुत सारी चीजें याद आ रही है सर। हम ये लोग की देखिए हम अगर लोग का वो थीम की बात करें ना, हाँ बिल्कुल बताइए। थीम जो थी हाँ। ये मध्यम वर्ग के संघर्ष की कहानी थी। हाँ। और जिसके अंदर एक इकट्ठा लोग बैठ जाया करते थे, हाँ, जो हमारी पुरानी संस्कृति को वो बिल्कुल करते बयां थे। तो करता यहाँ था, पे एक बिल्कुल आम सही। आदमी ने अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस हाँ, किया था उससे। महाभारत की बात करें या बुनियाद सीरियल की बात करें या प्रसार भारती, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे जुड़े हुए हैं हम लोग। तब क्या क्रोमा होता था, ये एक सवाल मैं आपसे, इसका जवाब लेने से पहले मैं थोड़ा डाक टिकट की तरफ वापस आ जाती हूँ। मुझे एक चीज ध्यान हाँ, आ रहा है, प्लीज। जैसे आज हमारा वर्ल्ड टेलीविजन डे है, हाँ। और हमारा भारतीय इंडिपेंडेंट डे का पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला डाक टिकट भी रिलीज, हाँ। वहीं पे दूरदर्शन में कार्यक्रम आता था सुरभि। हाँ सर। उस कार्यक्रम ने पोस्ट कार्ड को इतना पॉपुलर कर दिया हाँ। कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एक नया पोस्ट कार्ड निकालना पड़ा, कंपटीशन पोस्ट कार्ड, अच्छा। जो आज भी मार्केट में, आज भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। क्या तो ये बात है? कहीं ना कहीं दूरदर्शन की देन है कि जिसको पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी बहुत अच्छे से हाँ, कैप्चर किया था। रेणुका सहाणे और सिद्धार्थ जी उसको होस्ट ट्रक, करते थे। मतलब मेल वैन भर भर के चिट्ठियां आती थी, पोस्ट कार्ड्स आते थे, दर्शक लिख के भेजते थे कि अपना जवाब कि हमें एक ट्रेन का टिकट कहीं फ्री में मिल जाए चाहे कुछ सफर करने का। तो वो एक दौर था जिस दौर पे डाक विभाग ने भी बहुत अच्छा दूरदर्शन के साथ बहुत अच्छा तालमेल रखते हुए उसको आगे बढ़ाया था। बताइए तो कि कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है आप दोनों का कि एक तरफ हम दूरदर्शन की चर्चा कर रहे हैं पुराने दौर की, तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं डाक टिकट के उस सफ़र की, जो सफ़र एक दूसरे का मुझे लगता है समानांतर आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल, जब आप सेलिब्रिटी की बात करें थे तो सुरभि का जिक्र हुआ, तो सिद्धार्थ जी और रेणुका सहाणे घर घर में वो चेहरे पहचाने लग गए थे कि अगर सुरभि सीरियल आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, तो वही दो चेहरे आने वाले हैं। अंदाज अलग, अंदाज से याद आ गया। मैं आपके पास इस सवाल के साथ वापस आऊँगी नरजी सर, लेकिन आपसे मेरे मन में वो सवाल उठ रहा था, बहुत सारी डाक टिकट इसकी शुरुआत से लेकर, जो मैंने बोला कि जय हिंद लिखा था पहली डाक टिकट में, तब से लेकर अब तक की डाक टिकटों की अगर मैं बात करूं, मुझे जितनी मेरी जानकारी कहती है सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे शख्स हैं डाक टिकट में जिनकी तस्वीर है जो जीवित व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, कि वो एकमात्र ऐसे शख्स हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको हाँ। करेक्ट करना चाहूंगी। हाँ। वो पहले मात्र इंसान नहीं है। हाँ। सबसे पहले थे डोंडो केशव कार्वे, ठीक है। और मदर टेरेसा के ऊपर भी रिलीज हुआ है जब वो जीवित थी तब। सचिन अच्छा। तेंदुलकर के ऊपर भी रिलीज हुआ है। हाँ। तो ऐसे 5-6 और पर्सनालिटीज हैं जिनके ऊपर जब वो लिविंग पर्सनालिटीज है, ये एक्सेप्शंस है। Correct। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नॉर्मली लिविंग पर्सनालिटीज पे स्टैंप्स नहीं निकालते, हाँ, लेकिन ये हाँ। भारत के ऐसे हीरे हैं जिनके ऊपर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने निकाला है। थैंक यू सर, मेरी जानकारी और ज़्यादा पुख्ता हो गई। तो डोंडो केशव कार्वे पहले हैं जिनके ऊपर पर्सनालिटी है, जिनके ऊपर Living स्टैम्प personality थी निकाला जो। गया था, और मदर टेरेसा पे भी निकाला गया है। क्या बात है। हाँ, तो डाक टिकटों पर ही चर्चा हो रही थी, तो तब से लेके अब तक में अगर मैं बोलूं कि साइज को लेकर भी अंतर आया, हाँ। और बहुत सारी उसके डिजाइनिंग को लेकर भी अंतर आया, अब हैं वो चीजें हाँ, क्या? अब ये देखिए, अब एक नया और एक दौर खुला है। अभी हाँ। हमने गांधी जी के ऊपर खादी में स्टैंप निकाला था। खादी। हाँ। ओके। और सेंटेड स्टैम्प भी निकल रहे हैं। सैंडलवुड पे निकाला था, वैलेंटाइन डे पे हमने रोज पे निकाला था, जिसको कि प्रीति जिंटा जी ने उसको किया था। हाँ। फिर इसी तरह से अलग अलग कॉफ़ी डे पे हमने कॉफ़ी की स्मेल पे स्टैम्प्स निकाला था। और एक नए बदलते दौर पे हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी लेके आया, माई स्टैम्प करके। माइलस्टोन। अब अगर आपको अपना फोटो हाँ। स्टैम्प में लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ओहो। ये अपने आपके परिवार के किसी जन का, बच्ची का, किसी का लगाना है, और फिर इस फोटो सहित स्टैम्प को आप एनवलप में लगा के अपने किसी परिचित को भेज दीजिए। हाँ। तो उनको एक पर्सनलाइज हो जाएगा कि अच्छा, आप जैसे अभी शादियां होती है, तो मुझे हाँ। एक शादी का एक कार्ड आया, हाँ। तो उसमें मैंने देखा कि जो इनवाइट कर रहे हैं उनकी पोस्टेज स्टैम्प के साथ उनकी फोटो लगी हुई थी। अच्छा। तो मैंने बोला, आप तो पर्सनली आके इनवाइट कर रहे हैं और डाक टिकट के थ्रू भेज रहे हैं। हाँ। तो ये माई स्टैम्प का कॉन्सेप्ट एक है। तो वाह। किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके कोई भी दर्शक जाता है, उसको माई स्टैम्प चाहिए, हाँ। तो वहां जाके अप्रोच कर सकता है अपनी फोटो को लेके। हाँ। किसी की भी फोटो को लेके, अपने फोटो, अपने परिचित जन के, अपने रिलेटिव का किसी की फोटो लेके, हाँ। तो वो डाक टिकट के साथ वो फोटो प्रिंट हो जाएगा।
और हम उसका इस्तेमाल और आप कर इसका पाएंगे। इस्तेमाल कर सकते हैं क्या बात है। और कहीं पे भी पूरे विदेश, पूरे दुनिया भर में कहीं पे भी भेज सकते हैं तो उसको। बस, तो फिर जो जिन लोगों का भी जन्मदिन आ रहा होगा ना सर, उनको ये बहुत अच्छा आइडिया मिल गया है कि ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी हो सकता है सर, गिफ्ट भी हो सकता है, तोहफा हाँ, भी हो तोहफा भी हो सकता सकता है। है। तो हम अपनी बातचीत को हल्का सा अल्प विराम लगा रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन डे पर, आज विश्व टेलीविजन दिवस पर, एक खूबसूरत सी प्रस्तुति भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। के दूरदर्शन में आए, उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगी। आपके सामने उनके चेहरे आ जाएंगे और आपके सामने एक प्लेजेंट चेहरा आ जाएगा। हाँ? कौन? सलमा सुल्तान, उषा एल्ब्रेक, मंजरी जोशी, साइमन, रामू दामोदरन, सुनीत टंडन, शम्मी नारंग, रिनी खन्ना। बिल्कुल। ये जब न्यूज़ पढ़ते थे तो हम इनको गौर से सुनते थे और हमें स्विच ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिल्कुल, क्योंकि इनमें वो गरिमा थी। ये बहस नहीं करते थे, ये पढ़ते थे, ये सुनाते थे। दुख हो या सुख हो, एक ही लहजे में कहते थे। और आपको मैं बता दूं कि कितनी भी दुखद खबर आ जाए तो वो आंसू बहाने नहीं बैठ जाते, और कितनी भी खुशी की खबर आ जाए तो भी वो उल्लास नहीं जाहिर करते थे। वो एक सिमेट्री में बात करते थे और न्यूज़ डिलीवर करते थे। वो गरिमा थी उनमें। पहले के प्रोग्राम्स भी ऐसे ही हुआ करते थे। हाँ। और आज के प्रोग्राम्स, अच्छा मैं ये बताना चाहूंगी कि शुरू में जब दूरदर्शन शुरू हुआ था तो सिर्फ 7 शहरों में शुरू हुआ था। ओके। 7 शहरों के बाद फिर वो फैला, और आकाशवाणी जो है सबसे ज्यादा फैला हुआ था। 92% एरिया कवर करता था। 179 डायलेक्ट्स और 23 भाषाओं में प्रसारण था। घर घर में आकाशवाणी गूंजा करती थी। हम लोग की आवाज घर घर में गूंजा करती थी। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। जब मैं झुग्गियों में घूमती थी तो लोग पूछते थे, वो बहनों का कार्यक्रम आप ही करती हैं? क्या हाँ, वो फरमाइशी जो फोन इन प्रोग्राम आप ही करती हैं? जब हम फोन इन प्रोग्राम करते थे, लोग भागते थे अपने अपने घरों में और फोन पर, क्योंकि तब तो मोबाइल भी नहीं था। हाँ। अपने अपने फोन पर बैठ के फोन घुमाते थे कि लग गया लग गया लग गया हमारा फोन, और अपने गानों की फरमाइश करते थे। तो वो जमाना अलग था। और हम कहीं पर फोन पर बात करते हुए नजर आते थे, दौड़ के आके पूछते थे, आप जया आ रहे हैं? हाँ, आप वही हैं जो फोन इन प्रोग्राम करती हैं? तो इस तरह से गूंजा करती थी। आजकल और हमसे बोलना सीखते थे लोग, क्योंकि तो ये जिनको आप सुन रहे थे ना, वो जानी मानी अनाउंसर है आकाशवाणी की। मुझे लगता है नजीर सर आप पहचान गए होंगे, जया आर्य जी, जिनको सुन सुन के हम उनकी नकल करते थे कि हमें भी बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ चाहिए, अगर मैं फीमेल अनाउंसर की बात करूं। हम अपने विषय पर वापस आ जाते हैं। डाक टिकट पर हम चर्चा कर रहे थे और दूरदर्शन पर। सर दूरदर्शन, मुझे दूर यानी दूरदर्शन, ऑब्वियसली दूर के दर्शन, क्योंकि आज भी ये एक तरह से कटाक्ष तो नहीं कह सकते, उपलब्धि के तौर पर बोला जा रहा है, आप तो दूर के दर्शन हो गए साहब। मतलब किसी की तारीफ करनी हो या ईद का चांद बोलना हो तो उसका एक सब्सिट्यूट दूर के दर्शन भी बोला जाता है। तब के दौर में, अब के दौर में, हम टेक्नोलॉजी की जब बात कर रहे थे, आधुनिक दौर है, आपने तब की तकनीक के साथ भी काम किया, आपने अब की तकनीक के साथ भी काम किया। मेजर अंतर आपने क्या देखा है टेलीविजन के साथ? जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मतलब सेलुलाइड से निकल के डिजिटल फॉर्म में आ गए हम। सेलुलाइड में डायरेक्टर का एक बहुत परफेक्शन बहुत ज़रूरी होता था, अगर हम टेलीफिल्म्स की या फिल्म की बात करें तो, कि उसको अपने फ्रेम का पता होना चाहिए था। आज की डेट में डिजिटल हो गया है, उसको सब कुछ जो दिख रहा है वही शूट होगा। तो फ्रेमिंग की उतनी उस हिसाब से मतलब ख़तरे नहीं हैं। आप रीटेक वहीं के वहीं कर सकते हो चीज़ों को और लेके चल सकते हो। दूसरा, लाइव टेलीकास्टिंग, ठीक है, उसकी क्वालिटी में तो ये कह लें हम ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। पहले जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी उससे लाइव प्रोग्राम्स हम उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकते थे या नहीं दिखा पाते थे। लेकिन आज तो मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ भी, ग्राउंड की जो है क्रिकेट टूर्नामेंट में लोग आजकल जैसे दीवाने अभी वर्ल्ड कप के टाइम में थे, तो एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को आपका कैमरा जो है वो पकड़ के दिखा देता है। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है। हाँ, और चुनौतियों की अगर मैं बात करूँ, चुनौती तो देखिए किसी भी माध्यम में, खुद ही आपके इंट्रो में कहीं था, कोई चुनौती नहीं होती। हर विधा की अपनी एक जो है पकड़ होती है। और वो हम चूँकि मतलब विजुअल आर्ट की बात कर रहे हैं तो दर्शकों में जो पैठ होती है वो हर विधा की है। ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म खुल गए, ढेर सारी सीरियल्स आते हैं और फिल्म्स आते हैं। लेकिन जब
जवान जैसी फिल्में या गदर 3 जैसी फिल्में आती हैं तो वो एक तूफान मचा के चली जाती हैं, तो फिल्म को कोई चुनौती नहीं थी। दूरदर्शन को भी इसी तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती जैसी कोई चीज़ है। और दूसरे तरह से कहें कि हम बनाने में, प्रोग्राम डिज़ाइन करने में और बनाने में हमेशा चुनौती मानना चाहिए, डरना चाहिए कि यार ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसके लिए जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो हमें कर लेना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, चुनौती प्रोग्राम की क्वालिटी को लेके होना चाहिए और बाकी किसी दूसरे विधा से कोई चुनौती होती नहीं। एक चीज़ को तो आप भी स्वीकार करेंगे, मुझे लगता है पवन सर आप भी सहमत होंगे इस बात से कि जब भी दूरदर्शन का जिक्र होता है तो वो जो अभी जो चैनल्स चल रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स की अगर मैं बात करूं, फिर भी कहीं कहीं फूहड़ता दिखाई दी जाती है ना। लेकिन दूरदर्शन ने जो अपने आप को मेंटेन कर रखा है डे 1 से, मुझे लगता है उसमें उपलब्धि पूरी टीम की होती है। डेफिनेटली आप मतलब ये, और ये संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली बात, अभी जो आप प्रोग्राम दिखा रही थी उसमें सलमा सुल्तान को फिर से दिखाया, गीतांजलि शर्मा इनको दिखाया, सरला महेश्वरी जी। तो ये एक सौम्यता की जो हमारे तस्वीर हुआ करती थी वो वहीं से शुरू हो गई थी, बिल्कुल शुरुआत से। मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे कि सीधे पल्ले की साड़ी में सरला मैम बैठकर बुलेटिन पढ़ सकती हैं। तब टेलीप्रॉम्प्टर हुआ करते थे, टेलीप्रॉम्प्टर थे, तो ये थोड़ी सी सुविधा मिल चुकी थी। सर ऐसे ही अगर हम पोस्ट ऑफिस की चुनौतियां, आधुनिकता की अगर हम बात कर लें, तब की योजनाओं की लेकर जागरूकता अभियान, लेकिन अब जो नई नई योजनाएं होती, मुझे ऐसा लगता है उसमें थोड़ा सा जागरूकता की कमी है क्या? इस तरह के प्रोग्राम जो विशेष रूप से पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए भी होने चाहिए, या इस तरह के विषय को दूरदर्शन तो उठाता ही है लेकिन अन्य जगहों पर ही बैनर के साथ या अन्य तरीकों से इसको हाईलाइट करना। आपने सही कहा। देखिए एक क्योंकि हमारा सरकारी विभाग है तो हमारे एडवर्टाइजमेंट का एक लिमिटेशन है, हम उतना पब्लिकली एडवर्टाइज नहीं करते अपनी चीजों को। लेकिन हमने एक नया, अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, डाक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्या है कि आप हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत के जितने भी गांव हैं उन गांव में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी और विभाग हैं जिनका कि पोस्टल डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, उन सबको जोड़ते हुए गांव में कार्यक्रम करते हैं। उनकी चौपाल, एक डाक चौपाल के तौर पे गांव में एक चौपाल बैठाते हैं जहाँ पे कि लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उनको अपनी स्कीम्स के बारे में बताते हैं। और जब लोग को हम उनकी स्कीम्स के बारे में बताते हैं, जैसे आप अब इंश्योरेंस ही देख लीजिए, कोई नहीं सोचेगा कि डाक विभाग का भी इंश्योरेंस भी करता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो भारत का सबसे पुराना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। क्या बात है। 1800 से वो कंपनी चल रही है। सबसे पुराना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये इंश्योरेंस फैसिलिटीज गांव के लोगों के लिए भी अवेलेबल है, जिसको कि हम रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। तो जब हम गांव के लोगों को बताते हैं कि पोस्टल विभाग आज के दिन में इंश्योरेंस फैसिलिटी भी दे रहा है, लोन फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं, वित्तीय सेवाएं तो देते ही थे, तो फिर धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैलती है और फिर उससे जो है हमारा ये कारवा जो है बनता चलता है, आगे बढ़ता है। और नज़ीर सर, हम ना जब जितनी देर से बात करें, जब भी हम दूरदर्शन की बात करें या पोस्ट ऑफिस की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र बार बार जुड़ जाता है। ये भी एक चैलेंजेस के तौर पर है कि जब दूरदर्शन, आज की तारीख में दूरदर्शन की बात करते हैं तो एक आम जुमला सुनने को मिलता है, आजकल दूरदर्शन कौन देखता है? तो वहीं ये भी सुनने मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ज़्यादातर लोग सिर्फ दूरदर्शन देखते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में दूरदर्शन की कमी, ये जो प्राइवेट चैनल का हावी हो जाना, तो क्या हमारे सामने भी अब चुनौतियां आ चुकी हैं? ये वाली चुनौती तो देखिए क्रिएट भी की जाती है। अच्छा। मैं बैंक से भी रिलेशन है मेरा। और प्राइवेट बैंक्स का लोग बहुत नाम लेते हैं, लेकिन कितने प्राइवेट बैंक्स ऐसे हैं जो गांव में इंटीरियर में हैं और ग्रामीण की या किसान की मदद कर रहे हैं। किसान की मदद जब करना होगी, ग्रामीण की जब मदद करना होगी, तो कौन जाएगा? सरकारी तंत्र ही जाएगा। वही हम पोस्ट ऑफिस की अगर बात आप कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह ऐसी होती हैं, मैं बैंक की डाक अपने भेजता था कि साहब यहाँ कोरियर नहीं जाता, तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है? पोस्ट ऑफिस के पास जाना। ठीक है। अब जब हम किसानों के लिए किसी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो कौन सा चैनल ऐसा है दूरदर्शन के अलावा जो किसानों के लिए हमारे प्रोग्राम देता है और जिसको किसान इकट्ठा बैठ के आज भी पंचायत के अंदर देखते हो? बिल्कुल सही। ना, तो इसलिए वो ये चीज़ें हैं, ये डिवीज़न हुआ है कि शहरी अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो प्राइवेट लोगों ने जो कैप्चर की हैं चीज़ें वो
शहरी क्षेत्र तक ही महदूद है। हाँ, मुझे याद आ गया ना कृषि दर्शन, क्योंकि मैंने दर्शन। अपना पहला प्रोग्राम कृषि दर्शन का ही किया था। तो वाकई आज भी कुछ इस तरह के मुद्दे हैं जो प्राइवेट चैनल में भले ही ना उठाए जाते हो, लेकिन दूरदर्शन से कोई भी मुद्दा अछूता नहीं है। कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो दूरदर्शन में शायद दिखाया ना गया हो। मैं अगर वो तेनालीराम या बहुत सारे ऐसे सीरियल्स की अगर मैं बात करूं जो शिक्षाप्रद होते थे, मनोरंजन भी करते थे, और बच्चों को शायद हम अगर वो सीरियल का दिखा दें ना तो हमें साथ में बैठ के उनको सीख देने की ज़रूरत ना पड़े। वो दादी माँ और जो नानी माँ के नुस्खे होते थे वो एक सीरियल काम कर जाता था। सही। कुछ खास योजनाओं का अगर आप जिक्र करना चाहें नहीं, अभी जैसे जो बात हाँ, छेड़ी गई हमारे हाँ, डाक की ग्रामीण क्षेत्र को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो मैं हाँ, आपको बता दूं कि डाक विभाग भी जैसे हाँ, है जो है हमारे 1,20,000 पोस्ट ऑफिस गांव में है। ओहो 1,60,000 हमारे पोस्ट ऑफिस पूरे भारत में है। इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। इसमें से 1,30,000 पोस्ट ऑफिस गांव में है। हाँ। और ये गांव को, जैसे अभी नजीब जी ने खुद बताया कि जब वो बैंक में काम करते थे तो कहते थे कि गांव में अगर चिट्ठी पहुंचानी है तो कोई कोरियर कंपनी नहीं जाता था। सही। अब यहीं पे भारत सरकार का एक बहुत अच्छा एक पॉलिसी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ। अब जब इस फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है हाँ। तो इसमें सिर्फ वित्तीय सेवाएं नहीं है, इसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं, रेमिटेंस सर्विसेज भी हैं। अब जैसे गांव का कोई व्यक्ति जब शहर में आता है, हाँ। उसको अब गांव को पैसा भेजना है, अब वो हाँ। कैसे भेजे? बिल्कुल। तो इन सब चीजों में डाक विभाग जो है बहुत आगे चढ़ के काम कर रहा है। हाँ। और इसमें जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक, जो हम सेवाएं दे रहे हैं हाँ। वो जिसके लिए है, हाँ। जो भारत के जो कमजोर वर्ग हैं, ये भारत की जो आम जनता है, उन तक पहुंचनी चाहिए, और उन तक डाक विभाग पहुंचता है, कोई और विभाग नहीं पहुंच पाता है। विभाग पहुंच ही नहीं पाता। दूसरी बात है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, हाँ। जो कोने कोने तक देश के जाना चाहिए, वो भी डाक विभाग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1,30,000 पोस्ट ऑफिस गांव में ही हमारे हैं। हाँ। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो दो बातें हैं, एक अफोर्डेबिलिटी। अच्छा, हमारे रेट भी जो आप देख लीजिए, आज के दिन में पोस्ट कार्ड 50 पैसे में अवेलेबल है। हाँ। आज के दिन में 50 पैसे में मिलता क्या है? बिल्कुल सही। लेकिन अभी भी अगर किसी को कुछ 50 पैसा ही नहीं मिलता। हाँ, किसी को कुछ लिखना है तो वो डाक घर जाके पोस्ट कार्ड लेके अपने बच्चे को कहीं भी लिख सकता है। हाँ। तो डाक विभाग भी, जैसे आपने बताया कि दूरदर्शन जैसे गांव को कैटर कर रहा है, वैसे डाक विभाग भी पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि वो गांव के क्षेत्र तक, लास्ट माइल तक लोगों को भारत सरकार की सुविधाएं दे सके। बिल्कुल सही। नज़ीर सर, चूंकि डाकिया पर एक सवाल रखने वाली थी, पर मैं आपसे पहले अभिनय की चर्चा कर लेती हूँ। कुछ ऐसी पृष्ठभूमि आपने रची है, कोई ऐसा प्रोडक्शन की मैं भी बात कर लूँ या एक्टिंग की भी मैं बात कर लेती हूँ, जिसमें पोस्टमैन का महत्वपूर्ण रोल रहा हो या उससे थोड़ा सा छूता हुआ कोई रोल रहा हो? उस तरह की मुझे बहुत खुद की हुई नहीं, मेरी लिखी हुई एक शॉर्ट फिल्म थी। अच्छा, क्या था वो? मैं चाहूंगी जिक्र किया। उसके ऊपर था, एक बुजुर्ग डाकिये का इंतज़ार करता रहता है कि बेटे की चिट्ठी आना है। हाँ। और वो डाकिया निकलता था रोज़ाना, और बेटा जो था वो एक तरह से छोड़ चुका था बाप को। हाँ। ओहो। तो वो पूछता था, बेटा आ जाए, नहीं आई। और जब डाकिये को ये महसूस हुआ कि ये बुजुर्ग जो है मतलब बगैर बेटे की चिट्ठी के रह नहीं पाएगा, हाँ। तो फर्जी चिट्ठी उसे पढ़ के सुनाने लगा। हाँ। डाकिया वो काम करने लग डाकिया गया। वो काम भी करने लगा। तो इस तरह से उसको मैंने डिज़ाइन किया था, दरअसल। और वो उसी एक भ्रम के अंदर वो जीता जिंदगी रहता, जी जो रहा था। एक तरह से वो उसकी लाइफ डिटोरिएट हो गई थी। हाँ। वो फिर से जब वो चिट्ठी हफ्ते 10 दिन में कुछ सुना दे, हाँ। तो उसको एक नई एनर्जी मिल जाए, हाँ। और वो फिर से अपनी ज़िंदगी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चिट्ठी नहीं होती, दरअसल भावनाएं होती हैं ये, सर। ये। तो वो जो शब्द गहरे घाव कर जाते हैं, उनकी बराबरी मुझे नहीं लगता आज के SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप के। सर बहुत अच्छा लगा, इस कम वक्त में भी इतनी खूबसूरत चर्चा होगी। थोड़ी देर के लिए वाकई लगा कि हम वो 1956 के समय के बैठे हुए दूरदर्शन के सामने। तो बहुत सारी धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं सर। ऐसे ही किसी रोज फिर मुलाकात होगी, कभी रंगमंच पर बात कर लेंगे, तो इसी तरह दूरदर्शन टेलीविजन पर भी हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले समय में भी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी के साथ दर्शकों, आप लेकिन कहीं मत जाना, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस अपने विषय पर लौटने वाले। The call of the wild. The thrill of sport.
the depth of creativity. Get ready to fill your senses. Join us on DD Morning Show, Monday to Friday, 8 a.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के, और रंग हमारी भावनाओं के। ये छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब ब्रेक के बाद, मतलब थोड़े सेल्फ प्रोग्राम के बाद, हम फिर से अब चर्चा करते हैं अपने विषय के साथ। एक और विषय को जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा संगीतमय बनाते हैं हम माहौल को, और स्वागत कर लेते हैं बिना देर किए शीला दीक्षित जी का, जो कि लोक गायिका हैं। बहुत बहुत शीला दीक्षित जी, देखिए शीला दीक्षित जी याद आती है शीला नाम से, लेकिन वो शीला त्रिपाठी हैं। मुझे पता था, मैं इसलिए करेक्ट भी कर रही थी क्योंकि शीला वो जानबूझ के मैंने डाल दिया था, इसी शब्द के साथ जुड़ता है। शीला मैम, एक बात बताइए, जब हम लोक गायकी की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा पल है क्योंकि थोड़ा सा पुराने हम समय में चले गए थे, तो लोक गायकी भी पुराने समय से ज़्यादा जुड़ा हुआ, लेकिन ये है कि इसने अपनी एक अच्छी पैठ बना ली है आज के इस बदलते दौर में लोक गायकी ने। आपका सफ़र कैसे शुरू हो गया था? मैं बहुत छोटी थी तो मेरे घर में पूरा संगीत में माहौल था। मेरे पिताजी बिंद क्षेत्र के माने जाने तबला वादक हैं, तो मैं बचपन से ही सुनती थी, देखती थी। मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती थी, और मैं जब पैदा हुई तो ग्रामीण परिवेश में ही रहती थी, तो वहाँ मैं देखती थी कि जब कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता था या कोई काम करने लोग बैठते थे तो 4 औरतें इकट्ठे हो जाती थी और आपस में ही गाती रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं बचपन से ही सुनती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। कई बार तो ऐसा होता था जब मैं किसी के साथ कुछ करती थी या बैठती थी तो मैं कहती थी आप मुझे गा के बताओ कैसे गा रहे हो, मैं भी गाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना बजाना और सबके साथ देखना कि जब मम्मी कोई काम कर रही हैं, गुनगुना रही हैं, तो मैं भी उनके साथ गुनगुनाती थी। और संगीत में माहौल तो मेरे यहाँ बचपन से था। मेरे पिताजी बिंद क्षेत्र के माने जाने तबला वादक हैं, तो संगीत में रुचि तो ये समझ लीजिए जब से मैं पैदा हुई तब से मेरे अंदर थी। जब आप सुनती होंगी जी, तो गुनगुनाने का मन करता होगा। जी जी जी, तो ऐसे कुछ खूबसूरत से गीत से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैं सबसे पहले आपको एक जन्म का गीत सुनाती हूँ, जिसमें कृष्ण जी का जन्म है। तो सुनिए गीत जी। यशोदा के भय नंदे लाले बधैया, लाई ग्वालिन बधैया, लाई ग्वालिन हो, आबा प्रगटे हैं दीन दयाल, मनुज तन धरी के, मनुज तन धरी के हो।
लेना के बड़ी बड़ी अखियाँ कजल भले सो है, कजल भले सो है हो। आबाल्यागत आँखें कजरबा नयन छबि लागे, नयन छबि लागे हो। यशोदा के भय नंद लाल बधैया लाई ग्वालिन, बधैया लाई ग्वालिन हो। आबा प्रगटे हैं दीन दयाल, मनुज तन धरी के, मनुज तन धरी के हो। कितने ध्यान से सुन रहे थे ना पवन जी आप। उड़ीसा में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता लोकगीत होगा। होता है। बहुत सुंदर है। बदलते दौर में बदलाव की बात कर रहे थे अभी, जिस सवाल के साथ मैं शीला जी के पास आई थी, क्या क्या बदलाव आपके क्षेत्र में भी आया? कि डाक विभाग आज के दिन में 3 क्षेत्रों पे बहुत फोकस करके काम कर रहा है। एक है टेक्नोलॉजी इंडक्शन। ठीक है। जैसे पहले आज से 8-10 साल पहले हमारे यहाँ पे भी कोर बैंकिंग नहीं था, जब बाकी बैंक्स कर लेते। अब हमारे यहाँ भी कोर बैंकिंग हो गया, तो अभी कोई भी कस्टमर को अगर कहीं पे भी पैसा निकालना है, डिपॉजिट करना है पूरे भारत में, तो वो कहीं से भी कर सकता है। उसको सिर्फ उसी पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं जहाँ उसका अकाउंट है। तो टेक्नोलॉजी इंडक्शन एक भारत सरकार के इस डाक विभाग से बहुत ज़्यादा अच्छे से तौर पे हो रहा है। सेकेंड, हमारे स्टाफ को हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि साहब हम पोस्ट ऑफिस गए, वहाँ पे स्टाफ ने ठीक से बिहेव नहीं किया या हमको ऐसे बोल दिया। तो हम उस पर बहुत फोकस वे में ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, कि कस्टमर से किस तरह से बिहेव करना है, कस्टमर को किस तरह से बात करनी है, उसको ट्रेनिंग। थर्ड एस्पेक्ट जो है हमारा एक्सपेंशन ऑफ पोस्टल नेटवर्क। मैं आपको बताने बहुत खुशी हो रही मुझे बताने में कि इस साल मध्य प्रदेश में हमने करीब 1500 नए गाँव में पोस्ट ऑफिस खोले हैं। अरे वाह। हाँ। गाँव में नए पोस्ट ऑफिस खोले हैं 1500 इस साल। हाँ। तो पोस्टल नेटवर्क का एक्सपेंशन को लेके डिपार्टमेंट बहुत आगे अग्रसर होकर काम कर रहा है। तो ये 3 चीज़ों पे हम बहुत तेज़ी से काम करेंगे। टेक्नोलॉजी इंडक्शन, सेकेंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, और थर्ड एक्सपेंशन ऑफ पोस्टल नेटवर्क। एक सवाल और मेरा, जब हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, वो सवाल मैं आपसे रखूंगी, लेकिन हमारे साथ एक और पोस्ट ऑफिस से ही संबंध रखने वाले एक हम बोल सकते हैं सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य प्रहलाद रामकुचे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे एक सवाल रख लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी। नमस्कार। नमस्ते। आप कितने समय से काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में? मुझे तो काफी समय हो गया, मतलब 1997 से होंगे। प्रहलाद जी, डाकिये के बारे मैं आपसे डाकिये के बारे में चर्चा कर लेती हूँ जी। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? अगर मैं बात करूं इतने सालों में डाकियों की संख्या पर मैं बात करूं, क्या आज भी वही जोश और उत्साह होता है? बिल्कुल बराबर वही है आदमी जी। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रहलाद रामकुचे। और जिस तरह से कई बार लोग असहज होते हैं, बात कर ही नहीं पाते हैं, वो शायद कुछ वही असहजता है। इस सवाल को मैं आपके साथ जोड़ लेती हूँ। डाक विभाग में पोस्टमैन, मुझे ये शब्द कहता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, डाकियों की संख्या कितनी होगी? ये डाकियों की संख्या जो है करीब 3 लाख है। इसमें जो गांव के डाकिया हैं, वो भी जो गांव में जो होते हैं वो भी डाकिया ही कहलाते हैं। तो ये जो डाकिये का आपने संख्या की बात की, आप जैसे देखिए भारत सरकार ने अभी एक सरकारी नौकरी देने का एक मिशन तौर पे इसको चालू किया है। हाँ। रोजगार मेला हम हर महीने कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें भारत सरकार के सभी विभाग जो है वो लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देते हैं। तो इसमें हम भारत सरकार का ये जो भारत डाक विभाग है, डाक विभाग है, वो भी आगे होकर हम पोस्टमैन के भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नई भर्तियां कर रहे हैं और नया उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स देके हम कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए अब क्या है, शहर बढ़ रहा है। और भी हमारे सदस्य भी बढ़ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय मालवीय भोपाल से, और हम जानते हैं उनका सवाल क्या। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, सवाल रखिएगा। मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कि पीएलआई पॉलिसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही ले सकता है कि आम नागरिक भी ले सकता है? इस विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए पीएलआई की। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया।
देखिए ये सुविधा जो कल तक जो है, हाँ। कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष पहले तक ये सुविधा सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज तक को अवेलेबल थी। हाँ। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ। लेकिन आज के दिन में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिसी है, इसको हाँ। कोई भी ले सकता है। एक ग्रेजुएट से लेके कोई भी, अब उसको सरकारी नौकरी या सरकारी नौकर होने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी हो, भारत में रहने वाला कोई भी ग्रेजुएट से लेके कोई भी हो, वो सब ले सकते हैं इस पॉलिसी को अब। और बहुत अच्छा इसका बोनस है। मुझे लगता है संजय जी को इसका जवाब मिल गया होगा। हम शीला जी पर वापस आ जाते हैं। शीला त्रिपाठी जी लोक गायिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शीला जी, ये ना सफ़र जो आपका रहा गायकी का, वो उतार चढ़ाव के साथ था, और मुझे लगता है ये सवाल आपसे मैं इसका जवाब लूँ उसके पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जबलपुर से अशोक जी हैं, और उनका सवाल जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पोस्टमैन क्या करते हैं, कभी कभार आसपास चिट्ठियाँ लेके चले जाते हैं या जरूरी कागजात हैं विभाग वगैरह के, और उनसे बोलो तो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, आप उनसे ले लो जाके। वो बाद में लेके जाते हैं पड़ोसी, यहाँ जरूरी कागजात है, पड़ोस में क्यों लेके जाते हैं वो? जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी शिकायत कैसे करना चाहिए? देखिए मैनेजमेंट का विषय है सर ये। पहली बात तो ऐसी है कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर है तो वो किसी को दे के नहीं जा सकता। हाँ। उसको उसी को देना है जिसके नाम पे वो चिट्ठी है। ठीक है। स्पीड पोस्ट साइन करवाना होता है। हाँ। स्पीड पोस्ट चिट्ठी है। हाँ। तो वो अगर आपका घर डोर लॉक है तो वो वैसे तो नियम के अनुसार उसको किसी और को देना नहीं है, आपको उसी घर पे देना है। उस घर के किसी भी सदस्य को दे सकता है अगर स्पीड पोस्ट की चिट्ठी हो तो। ठीक है। और जो नॉर्मल डाक है उसको भी वहां देना। अब जैसे इनकी समस्या ये है कि वो डाकिया किसी और को दे देता है, तो किसको शिकायत करनी है। हाँ। तो इसके लिए शिकायत करने के लिए एक सबसे बेस्ट जो माध्यम है वो है कि उसी पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है उसको वो लिखित में शिकायत कर सकते हैं। और अगर वो नहीं सुनता है इस शिकायत को, तो फिर ये उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं। ये तो हो गया कि अगर आपको चिट्ठी लिख के शिकायत करनी है। अब भारत सरकार ने ऑनलाइन ग्रीवेंस रिडेशन फॉरम भी खोल दिए हैं, उसको कहते हैं सीपी ग्राम पोर्टल। तो आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं किसी भी सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट में या किसी भी सरकारी विभाग के अगेंस्ट में, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है तो। तो इनका कंसर्न जेन्युइन है। कभी कभी डाकिया ऐसा करते हैं, हमारे पास बहुत शिकायत भी आती है, लेकिन उसका समाधान भी निकलता है। निकलता है जैसे कि ये समस्या आ चुकी है, अब आप इस पर गौर करेंगे। जी शीला जी, मैंने वो सवाल रखा था आपसे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से गाती थी। तो 98 में मैंने लोक संगीत को चुना, घर का परिवेश देखते हुए। फिर 98 में मैंने पहली बार, बचपन से ही गा रही थी, पहली बार मैंने ऑडिशन दिया शहडोल आकाशवाणी से। तो कुछ गीत गा दिया होगा? नहीं, मैंने मतलब एक स्वर परीक्षण होता है आकाशवाणी में, तो वहाँ मुझे बी ग्रेड मिला। वो चलता रहा। इसके बाद 2002 में मेरी शादी हो गई। मैं शादी होके आई तो थोड़े दिन बाद मेरा बेटा हो गया। तो म्यूज़िक ऐसा हुआ कि एकदम किनारे चला गया। म्यूज़िक से मेरा कोई वास्ता नहीं रह गया। मेरे पास इतना टाइम नहीं हुआ करता था कि मैं म्यूज़िक करूं। फिर 1.5-2 साल बाद मेरी बिटिया हो गई। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरे साथ जो है 6-7 साल रुका जरूर था, पर टूटा नहीं था ये संबंध। ये कह सकती है थोड़ा टूट भी गया था, क्योंकि मैं ऐसे गुनगुनाती रहती थी। पर अगर कोई कहे कि रियाज कर लो तो इतना मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता था। वर्तमान में बी हाई ग्रेड है ना? नहीं। फिर मेरा सफ़र, जब मैं यहाँ आई तो यहाँ लोगों से मैंने जुड़ना शुरू किया, तो फिर वो ऑडिशन मेरा वहीं खत्म हो गया। थोड़ा सा रोकना चाहूंगी मैं, यहीं से आगे हम बढ़ा देंगे बातचीत को। हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू जुड़ चुके हैं, उनके सवाल को ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। प्रिया मैडम, मेरा प्रश्न उनसे है, डाक से रिलेटेड है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डाक टिकट जो है जारी करने का सेंस क्या होता है, क्यों जारी किया जाता है? सन 2000 के पहले का डाक टिकट जो था वो क्या संदेश देता था? सन 2000 के बाद का, मतलब मोटे तौर पे कहूँ सोशल मीडिया एक्टिव होने के बाद का डाक टिकट क्या संदेश देता है? एक तो ये। दूसरा ये है कि वो कौन लोग होते हैं जिनके जीते जी डाक टिकट जारी किया जाता है, और वो कौन लोग होते हैं जिनके मरने के बाद डाक टिकट जारी किया जाता है? यदि कहीं पर चूक हो रही है तो उस चूक का कारण क्या होता है? धन्यवाद। हालांकि एक सवाल का जवाब तो मिल गया था, लेकिन फिर भी हम उसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं उसकी। इनके सवाल में दो मुद्दे थे। ठीक। एक, जैसे डाक टिकट क्यों जारी किया? डाक टिकट क्यों जारी किया जाता है? देखिए, डाक टिकट जो है एक देश का सिंबल है।
वो देश के सिंबल को सिंबलाइज करता है। अब इसमें दो तरह के डाक टिकट होते हैं। एक डेफिनेटिव डाक टिकट होते हैं, कॉमेमोरेटिव डाक टिकट होते हैं। जो डेफिनेटिव डाक टिकट होते हैं वो आमतौर पे जो हम लिफाफे में यूज करते हैं उनको कहते हैं। कॉमेमोरेटिव डाक टिकट वो होते हैं जिनको कि किसी उद्देश्य से या किसी ओकेजन पे किसी बैंक की सेंटिनरी हो रही है उस पर हम करते हैं। तो ये दो अलग अलग विषय होते हैं जिनके विषय पे डाक टिकट जारी होते हैं। दूसरा जो उनका सवाल था कि जो जीवित व्यक्ति और मृत्यु उनका वर्गीकरण कैसे उनका वर्गीकरण, ये देखिए ये भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार होता है। जब भारत सरकार को लगता है कि इन व्यक्ति पे एक स्टैम्प निकालना चाहिए, ये काफी जानी पहचानी व्यक्ति है या इनको सम्मान करना चाहिए, तो फिर भारत सरकार की जैसी पॉलिसी होती है उस हिसाब से वो डाक विभाग को निर्देश देते हैं और फिर डाक विभाग जो है उनको जारी करता है। क्या बात है। शीला जी, मैं छोटा सा आपसे मुखड़ा सुनना चाहूंगी, फिर उसका जवाब लूंगी। चलिए, मैं एक सावन का गीत आपको सुनाऊंगी। जिसमें तब सावन आता है तो हर लड़की की इच्छा होती कि मैं अपने और अगर शीत ऋतु आती है तो भी कुछ होता होगा। शीत ऋतु में ऐसा तो कुछ विशेष नहीं कहेंगे, पर मैं आपको एक सावन का सुनाना चाहूंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा जी, सुनिएगा। सावन के रे बदरिया कारी, नई हर के सुधिया बना। सावन के रे बदरिया कारी, नई हर के सुधिया बना। नई हर मोरे भाई भतीजवा, नई हर मोरे भाई भतीजवा, भेजना संदेश रामा, भेजना संदेश सावन के रे बदरिया कारी, नई हर के सुधिया बना। आई हुई है संग के सखियाँ, आई हुई है संग के सखियाँ, आई हुई है बहार रामा, आई हुई है बहार। सावन के रे बदरिया कारी, नई हर के सुधिया बना। क्या बात है। ये ऐसा है कि सुनते चले जाओ, लेकिन बातचीत भी करनी, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही सवाल रख लेती हूँ और मुझे लगता है संक्षिप्त में ही हम जवाब लेते जाएंगे। कुछ उपलब्धियों पर हम चर्चा कर लेते हैं आपके, किस तरह के। मैंने यहाँ भोपाल आकाशवाणी से बी हाई ग्रेड है, ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर मैं आज 7-8 सालों से प्रोग्राम करती हूँ, कल्चर के करती हूँ। एमपी में जितने भी प्रोग्राम होते हैं लगभग मुझे बुलाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो मैं कर चुकी हूँ। भारत भवन हो गया, और ये आपका प्रागट्य पर्व हो गया। ऐसे बहुत सी श्रृंखलाएं हैं जो मैं लेकिन ये मुझे जरूर पता है अच्छी तरह, क्योंकि मैं आपको सुनती भी आ रही हूँ कार्यक्रमों में कि मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाना आपका हो पाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण बस वही जो मेरे साथ ब्रेक लगते गए। मैं अपने आप को टाइम थोड़ा कम दे पाई। ये सबसे बड़ा कारण है मेरे साथ। जी। कोशिश कर रही हूँ कि आगे जाऊँ। एक और छोटा सा मुखड़ा, क्योंकि अब बिल्कुल हम अंतिम पड़ाव पर है। जी। तो मैं एक गांव की नोक झोंक जो होती है उसके मतलब हंसी मजाक का एक गीत सुनाना चाहूँगी। जी, छोटी सी पंक्ति के साथ। जी जी, जी। मैके की डोलिया सजाई, बला में सिस की दई दई रो में। क्या बात है। मैके की डोलिया सजाई, बला में सिस की दई दई रो में। बागा मरो में, बगीचा मरो में, बागा मरो में, बगीचा मरो में, बागा मरो में, पिया बागा मरो में, पिया बागा मरो में, बागा मरो में, बगीचा मरो में, पिया मलिया से पूछी पूछी रो में, बल में सिसे की दई दई रो में। मैके की डोलिया सजाई, बल में सिसे की दई दई रो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
और इसी खूबसूरत सुर के साथ, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करूंगी। शीला त्रिपाठी जी हमारे साथ लोक गायिका जुड़ी हुई थी। जाने से पहले सर एक छोटा सा मैसेज मिल जाए। मैं आपके सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि बदलते भारत के साथ डाक विभाग भी बदल रहा है। जो आज के भारत के युवा हैं उनके लिए भी डाक विभाग में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि वो ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खोला है 2018 में, और इस बैंक के तहत हम पेपरलेस बैंकिंग करते हैं। तो ये पेपरलेस बैंकिंग आज के यूथ को बहुत ही लुभावित करता है। तो मैं चाहूँगा कि तो ध्यान रखिए जो सर बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे सर। समय की पाबंदी है, इस वजह से आपको यही धन्यवाद कर लेते हैं। हमारे साथ पवन सर थे, निदेशक डाक सेवाएं मध्य प्रदेश मंडल। और मैदान में हार जीत के यूं फैसला हुआ कि दुनिया थी उनके साथ और हमारे साथ खुदा हुआ। इंडिया करते हैं, भले ही स्थितियां कुछ भी थी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे यही दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।